बात कर रहे थे भारतीय भूगोल की, जिसमें एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट हमने कवर किए थे। बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में लिखिए, एक दो पॉइंट लिखिए। क्या लिखा है? लिखो अगला पॉइंट। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है। ये आपकी पृथ्वी है, बीच के बीच से जो लाइन निकलती है वो क्या बोलते हैं? मध्य। तो भू से निकल रही है, भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य से जो रेखा निकले उसे क्या कहते हैं? इसके ऊपर की 45 डिग्री के जो एंगल बनता है वहाँ क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये होती है नीचे भूमध्य रेखा से नीचे की रेखा 45 डिग्री पर, ये होती है मकर रेखा। अब एशिया महाद्वीप, भूमध्य रेखा तो है, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। अब होता क्या है? एशिया यहाँ, यूरोप यहाँ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, उत्तरी अमेरिका यहाँ है, दक्षिणी अमेरिका यहाँ, और ऐसे ये कहाँ है? अफ्रीका, ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब क्या है? अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में आता है। ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना लो कि भूमध्य रेखा ये कहलाती है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखा होगी वो क्या है? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से 45 डिग्री नीचे जो रेखा होगी वो मकर रेखा कहलाती है। इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ऐसे बनाना, छोटा सा बना लिया, जैसे समझ में आ जाए, क्योंकि अगला पॉइंट ये है कि भूमध्य अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। रही आपकी कर्क रेखा, ये रही मकर रेखा, भूमध्य रेखा ये।
हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, भूमध्य एवं कौन सी रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हो गया। एक बाबल मंडप जल संधि लिखवाई थी कल, देखो लिखी होगी, अफ्रीका में बाबल मंडप जल संधि। और कोई लिखवाया है सर? एक जिब्राल्टर भी लिखवा दी। लिखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या नाम है? विक्टोरिया है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। इस झील से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। इस झील से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। हो गया। अगला लिखिए, इसके साथ ही इसी झील से, इसके साथ ही इसी झील से, इसी झील से, इसके साथ ही इसी झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी का उद्गम होता है। इसके साथ ही इस झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी का उद्गम होता है। नाम क्या है? नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप लिख रहे हैं, छोड़ दीजिए। किस झील से नील नदी निकल रही है? विक्टोरिया झील से। और यह झील कहाँ है? अफ्रीका में। कौन सी रेखा निकलती है? भूमध्य रेखा। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील भी है। 4-5 पॉइंट हुए। अगला देखिए, अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान
अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को सवाना, ऐसे लिखना, बच्चियों का नाम होता है सवाना खातून। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना कहलाता है तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बेल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बेल्ट। हाँ, बेल्ट घास का मैदान का नाम। हो गया। तो अफ्रीका में 2 घास के मैदान है। पेपर में सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? कहाँ है? अफ्रीका में। वेल्ड घास का मैदान कौन सा? उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय? उष्ण का मतलब होता है जहाँ उमस ज्यादा होगी, आपको गर्मी ही लगती रहेगी। शीतोष्ण, हाँ हाँ, और शीतोष्ण का क्या है? ठंडी भी होगी। अब ये थोड़ी है कि यहाँ से तीनों रेखाएं निकल रही हैं तो काले कलूटे ही पैदा होंगे। अरे गर्मी भी होगी, ठंडी भी होगी, बरसात भी होगी। ठीक है, इसकी आगे लिखना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका 3 देश हैं। ठीक है, उनका आकार कैसे है? जैसे हॉर्न होता है ट्रेन वगैरह का, इसे क्या बोलते हैं? नाम दे दिया इन तीनों देशों को एक साथ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में कोई भी घटना घटेगी पहले, सबसे पहले कहाँ घटेगी? इन तीनों देशों में। यहाँ से पूरे अफ्रीका को पता चलेगा चल गया। तो लिखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश हो गया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। हाँ, पहला लिखना जिबूती, इथियोपिया और तीसरा लिखना सोमालिया। तीन देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। जहाँ सोमालिया लिखा हुआ पुस्तक में लिख लेना, समुद्री लुटेरा। हाँ, ये समुद्री जहाज़ों को पकड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं? उनके देश वालों से पैसे की डिमांड करते हैं। मैं कल बताया था ना, हजारों कंटेनर रखे होते हैं जहाज में, उन पे ये छोटी छोटी नाव के जरिए चढ़ जाते हैं हथियार लेके, उन्हें बंधक बना लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो? कौन सा नहीं लिखना, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। जनसंख्या की दृष्टि से
जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। कौन है? नाइजीरिया। जनसंख्या में पूछ ले तो बता दोगे? नहीं बता पाओ? अच्छी बात। बोको हराम आतंकी संगठन। बोको हराम आतंकी संगठन नाइजीरिया देश में है। बोको हराम आतंकी संगठन कहाँ है? नाइजीरिया। सुबह सुबह क्लास लगा फिर पहुँचते हो। देखिए, नाइजर नदी इसी देश से होकर गुजरती है। नाइजर नदी इसी देश से होकर गुजरती है। नाइजर नदी इसी देश से, किस देश से? नाइजीरिया से। नाइजर नदी है और निकलती कहाँ से है? नाइजीरिया से। नाइजर नदी इसी देश से होकर गुजरती। इस नदी के किनारे पाम के वृक्षों की अधिकता है। इस नदी के किनारे पाम के वृक्षों की अधिकता है। पाम बताते हैं क्या क्या लाता है? दिखा दें फोटो। देखना, ये होते हैं खजूर जैसे टाइप के। अब होता क्या, रियलिटी बता दे, जो बाहर का ज़्यादा खाता है उसके लिए। तुम भी देख लो, तुम भी पढ़ लेना। होता क्या है, अपने यहाँ भी इनका एक्सपोर्ट होने लगा है। किसका? पाम के तेल का। कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल। पतंजलि शुद्ध सरसों का तेल। ठीक है, 2-3 एडवर्टाइजमेंट आते हैं। सिक्का का आता है। ये है क्या? 100 ग्राम मिलाया का सोयाबीन का या फिर मूंगफली का, और 900 ml मिला दिया पाम ऑयल। ये पड़ता है 900 ml 30-40 रुपए का। ये 100 ग्राम कितने का पड़ेगा भाई? 200 रुपये किलो है। 20 रुपये का ये पड़ेगा। कितने का हो गया? 50 का। जो रिफाइंड आता है ले लो अभी जाके, रुचि स्टार का 120 का आता है। और यदि पाम ऑयल सरसों के तेल में मिला दें तो सरसों का 100 ml ले लिया, 900 ml कौन ले लिया? पाम ऑयल। 180 रुपये लीटर मिल रहा है। चले जाना, चाहे पैकेट वाला ले लेना। ठीक है, चाहे पैकेट वाला ले लेना, चाहे खुले में ले लेना। कितने का? 180 का। 20 रुपये का ये आ गया और 30 रुपये का ये।
पड़ा कितने का 50 का, बेच कितने का रहा है 180। बात ये नहीं है कि इन्हें सस्ता पड़ रहा है, बात ये है कि इससे कैंसर हो रहा है और भारत सरकार ने इसे अनुमति दे दी है कि आप बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इन पाम ऑयल के बीजों को भी भारत लाया गया है ताकि ये बीज बड़े होकर क्या बन जाए, पेड़ बन जाए। इतना खतरनाक है ये, ठीक है। तो बाहर का मत खाओ। इमरजेंसी है, कहीं पेपर वगैरह देने गए हो, वहाँ अपने घर का खाना नहीं, भले ही खा लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि टिकिया खा रहे, समोसा खा रहे, चाट कहने का मतलब ये है। आज उसने एक कढ़ाई में एक टीन डाल दिया 15-16 लीटर का। अब वो टीन डालने के बाद समोसे निकाले या जो भी निकाला, उसका 20 लीटर की टीन में से 2-3 लीटर बच गया। अब उसे वो अलग नहीं करना है, आज का 2-3 लीटर बच गया, कल उसने फिर से इसमें कितना मिला, 20 लीटर। कल और परसों के में से फिर 2-3 लीटर बच गया, फिर 20 मिला, फिर 2-3 लीटर बच गया। इसलिए आप किसी भी दुकान पे जाना तो जब गर्म चीज़ें खाएंगे तो उतना पता नहीं चलेगा, जैसे वो ठंडी होंगी, समोसे भी अगर ठंडे खाओगे ना पता चल जाएगा ये पुराना तेल है। इसलिए मत खाओ बाहर की चीज़ें। खेती आप सभी के यहाँ होती, एक खेत में बढ़िया सरसों वगैरह वो बरसात के टाइम पे मूंगफली होती है, उसका तेल खाओ, तिली का तेल खाओ, इनके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये भारत के आधे लोगों में कैंसर का कारक बन जाए 2040 तक। जैसे खाना है बाहर का खूब खाए, क्योंकि सरकार को भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे है सरकार को, क्योंकि किसान जब 150-200 का बेचता है, भाई उसे इतना पैसा लगा है उस फसल को उगाने में। सरसों का तेल 1 लीटर उसे खुद पड़ा है 150 रुपए का, वो 120 का कैसे दे देगा ये। तिल या फिर जिसे तिली बोलते हैं, 160-70 रुपए का उसे खुद पड़ता है, वो कैसे 120 रुपए में दे देगा। अब जब इतना रेट किसान रखे हैं तो सरकार को इसे खरीदना भी होगा, ठीक है। 160 जब ये मिनिमम रखे हैं तो 160 और 170 में व्यापारी खरीदेंगे, और व्यापारी से कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। तो कितने का पड़ेगा फैक्ट्री वालों को, 200 का, और फिर बाहर कितने का आएगा, 220 और 200। ये है पूरी प्रोसेस। किसान से लिया कितने का, 150 या 160 का, इसने व्यापारी ने यानी साहू ने, ठीक है। अब उसे भी पैसे चाहिए, उसने बेच कितने का दिया, 200 रुपए का। अब ये तो कच्चा माल था ना, सरसों की तिली थी। अब उसको जब रिफाइंड करेंगे, मशीन में डालेंगे तो उसकी भी लाइट वगैरह यूज, अपना ब्रांड बनाएगा तो लेवल चिपकाएगा, उससे सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। रेट कितना हो गया, 220 से 30, जनता भूखी मर जाएगी। इसलिए पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट होने लगा है और पाम के बीज भी भारत में आ गए। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही कि खाद वगैरह की यदि आप रेट कम कर देते, जो 1350 की मिल रही थी इस बार एक 1400 की मिली है, वो भी थर्ड क्वालिटी की, एक 1600 की है, वो सेकंड क्वालिटी की है, एक 1800 की आई है DAP की, वो फर्स्ट क्वालिटी की है, ठीक है। अब ये थर्ड क्वालिटी की कितना उत्पादन कर देगी, 1400 वाली 1350 की बोरी कितने की हो गई, 1800 की हो गई। यूरिया भी है, यूरिया 266.50 पैसे का है, लेकिन लेते कितने हैं, 270। घर आते आते ये बोरी पड़ जाती है 300 की। क्यों, क्योंकि गोदाम से जब बाहर निकालते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये बोरी वो आपकी टैक्सी में रखने का ले लेते, वहाँ से आप टैक्सी बुक करके आप चाहे ट्रैक्टर ले जाओ, 10 रुपये बोरी मिनिमम खर्च, वहाँ से घर आने का लगेगा।
अब घर से खेत पे ले जाना है, जुताई करवाना है, वो अलग बात है। ऐसे ये 1400 की बोरी 1500 की पड़ जाती है, 1800 की 1900 की पड़ जाती है। अब किसान करे तो क्या करे, आत्महत्या ही कर ले। किसान मर जाएगा फिर पूरी दुनिया मर जाएगी। इनसे बचने के लिए किसान आंदोलन न कर बैठे, पाम ऑयल मंगाने लगे। ठीक है, अब उन्हें ये नहीं पता है कि अभी तो तुम पाम ऑयल मंगा रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही कैंसर कारक बीमारियां ज़्यादा उत्पन्न होंगी, आपके अस्पताल वैसे ही भरे पड़े, कहाँ जाएगी ये जनता दवाई कराने। अभी भले ही 220 का पड़े लेने वालों को, वो ले लेंगे, कम यूज करेंगे, लेकिन यही 220 ना देने के चक्कर में 160-70 रुपये का खाते रहो, लाखों रुपए अस्पताल में देने के लिए तैयार हो। इसलिए बीमा करा लो सब, क्योंकि 2030 के बाद जो जन्म लेने वाले हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही जिएंगे, 40 और 45 इतने में चले जाएंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। अपन लोग भी सब्जी खा रहे हैं, दवाई इतनी डलती है टमाटर में, जो कुछ भी अपन खाते हैं, ठीक है, और मार्केट का तो ठीक ही है। अब उसका आ गया पाम ऑयल का, इसलिए लिखवा दिया। चर्चा करना घर पे, बोल देना अगली बार से तिल भी वो और सरसों मूंगफली सब होता है तो अच्छी। बाहर का खाओगे 10-12 साल तुम खाओ, फिर 10-12 साल अस्पताल में पड़े रहोगे, वहीं मर जाओगे। जिंदगी ऐसे जियोगे आराम से, मत खाओ बाहर, जरूरी नहीं है बाहर के से ही पेट भरना। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का सबसे विशाल मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में डैश लगा के लिखना, दुनिया का सबसे विशाल मरुस्थल, नाम सुना है किसी ने? इसका नाम ऐसा है, काम इसके विपरीत है। नाम तो सुना होगा मरुस्थल का नाम, अफ्रीका सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। नाम क्या है? सहारा है, लेकिन यहाँ बचता कुछ नहीं, ना आलू ना टमाटर, ये कहा है हाँ रेगिस्तान। नाम है सहारा और कर देता है बेसहारा, ठीक है, लिख लो। अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, नील नदी। अभी नील नदी डिटेल में नहीं लिखी थी, हम नील नदी लिखते हैं डिटेल में। आवाज ही करना, एक तो लेट आते हो, ऊपर से आवाज करते हो। हेडिंग डालो नील नदी। नील नदी में लिखिए, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में लगभग 4132 मील लंबी नदी है। नील नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में लगभग 4132 मील लंबी नदी है।
लंबी नदी है। हो गया। इसके आगे लिखना, जिसे व्यापक रूप से विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। जिसे व्यापक रूप से विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। व्यापक रूप से विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। हो गया। यह अफ्रीकी महान झील, यह अफ्रीकी महान झील क्षेत्र से उत्तर की ओर बहती हुई 11 देशों से होकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। फिर से देख लो, किसी का छूट गया हो। नील नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में लगभग 4132 मील लंबी नदी है, जिसे व्यापक रूप से विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अफ्रीकी महान झील क्षेत्र से उत्तर की ओर बहती है और 11 देशों से होकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। यह नदी कृषि के लिए जल और उपजाऊ मिट्टी, यह नदी कृषि के लिए जल और उपजाऊ मिट्टी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल और उपजाऊ मिट्टी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी नदी? नील नदी। आपने आसपास नदियां देखी होंगी। नदी बहती है तो जब वो बरसात आती है तो कहीं कहीं जहाँ मोड़ होती है वहाँ की मिट्टी काट देती है। जहाँ वो फैलती है, चौड़ाई बढ़ती है, वहाँ उसकी मिट्टी रुक जाती है। ये काली मिट्टी यदि आप खेत में डालते हो तो ये क्या है? उपजाऊ। जहाँ से ये मिट्टी बहकर आई हो और खेत में पहुँच गई है। ये जैसे अपने जंप के लिए डली है ना, हंसुआ बोलते हैं या फिर रेणका बोलते हैं। ठीक है। गंगा नदी में जो बालू मिलती है या फिर दिल्ली तरफ जितनी भी नदियाँ वहाँ कैसी मिलती है? ये रेणका मिलती है, उसी से छाप होती है। आप देख लेना दिल्ली में कहीं भी जाकर वहाँ छाप नहीं करवाते हैं, टाइल्स लगवा देते हैं पूरे में, घर के बाहर भी और अंदर भी। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ अपने जैसी यहाँ की बालू नहीं है कि जैसे ये लगी है। अब ये 20-30 साल कुछ नहीं होना है इसको, ना ये गिरेगी ना झड़ेगी, बस हर 2-3 साल में एक आध बार पेंट होता है। वहाँ की जो रेणका है वो अपने आप 1.5 से 2 साल में अपने आप गिरने लगती है। इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, छाप ना करवा के सीधे मार्बल या टाइल्स लगवा देते हैं। तो घर के बाहर भी उनके टाइल्स लगी होती हैं, घर के अंदर तो अगर यहाँ की बालू वहाँ वालों को मिल जाए तो वो भी 20-20 साल तक कुछ ना। लिख लिया इतना। कृषि और उपजाऊ मिट्टी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परिवहन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। परिवहन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। परिवहन का मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाओगे ना नदी में? नहीं, वो नाव से सामान ले जाना। परिवहन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने विशेष रूप से प्राचीन पानी लिएगा कोई?
इसने विशेष रूप से प्राचीन मिस्र की सभ्यता को सहारा दिया। इसने किसने इसने विशेष रूप से प्राचीन मिस्र की सभ्यता को सहारा दिया। मिस्र की सभ्यता को सहारा दिया। हो गया। अभी एक दिन लिखवाया था, जब पढ़ा रहे थे कि नील नदी की लंबाई 6600 किलोमीटर है, और यहाँ लिखा मील में। अब लिखो लंबाई, अगला पॉइंट डालो, लंबाई 6650 किलोमीटर, और पुस्तक में लिखना 4132 मील। 6650 किलोमीटर या फिर 4132 मील। हो गया। 1 2 कोई मिल गया तो आते ही आते। आज तीसरा पता नहीं क्या हो गया। चल देख लिया। प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा कैसी है इसकी? उत्तर की ओर प्रवाह की दिशा कैसी है? उत्तर की ओर ये बहती है। कोमा लगा के लिखना। भूमध्य रेखा के दक्षिण से, भूमध्य रेखा के दक्षिण से भूमध्य रेखा के दक्षिण से कहाँ जाती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य रेखा के दक्षिण से होकर उत्तर की ओर जाती है, फिर कहाँ मिल जाती है? भूमध्य सागर। हो गया। देखिए जल निकासी बेसन, बेसन नहीं लिख लेना, बेसिन है। जल निकासी बेसिन, जल निकासी बेसिन का मतलब ये होता है उस नदी से कितना पानी निकल रहा बह रहा है। जल निकासी बेसिन में लिखना है इसका क्षेत्रफल कितना है? 33.4930 वर्ग किलोमीटर। मतलब 33 लिख लो, फिर 49 से 30, 33,49,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? बेसिन है। हो गया। कितने देशों से ये बह रही थी? और उसी के बगल में लिख लो 11 देशों से, 11 देशों से, ताकि ये याद रहे कि ये 11 देशों में बह रही। हो गया। सहायक नदियां, सहायक नदियों में लिखना श्वेत नील, नीली नील। एक सफेद नील नदी के नाम से श्वेत नील, और दूसरी है नीली नील। श्वेत नील और नीली नील। श्वेत नील में लिखना नदी मुख्य धारा, नदी की मुख्य धारा
नदी की मुख्य धारा ग्रेट लेक्स क्षेत्र में है। नदी की मुख्य धारा ग्रेट लेक्स क्षेत्र में है। लेक मतलब झील, ग्रेट मतलब विशाल या फिर महान। श्वेत नील कहाँ है? महान झील के क्षेत्र में है। लिखवाया था ना, कहाँ से निकलती? नीली नील लिखिए। नीली नील का उद्गम, नीली नील का उद्गम इथियोपियाई उच्च भूमि देश लिखवाया था ना अभी। इथियोपियाई कौन सी भूमि? उच्च भूमि। उच्च का मतलब अब ये किसी पहाड़ से निकल रही होगी। इथियोपियाई उच्च भूमि, एक यहाँ से निकल रही है अफ्रीका में, एक यहाँ से, बाद में जाके ये क्या हो जाती है, एक हो जाती है। एक नील नदी के माध्यम से, नाम से ही कहाँ मिल जाते हैं? भूमध्य सागर में। इथियोपियाई उच्च भूमि से निकलती है। हो गया। अगला लिखिए। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हिंद महासागर पर, हिंद महासागर पर पेम्बा और जंजीबार द्वीप स्थित है। अफ्रीका के कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी हिस्सों में जंजीबार। दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कौन कौन से द्वीप हैं? एक पेम्बा है, एक क्या है? जंजीबार द्वीप है, छोटे छोटे टापू। अब ये टापू महत्वपूर्ण क्यों क्यों लिखवा रहा है? ये सुनो, अरे सुनो, जंजीबार द्वीप स्थित है। ये दुनिया के 90%, यह दोनों द्वीप जो है, यह दुनिया के 90% लौंग और इलायची का उत्पादन करते हैं। हाँ, 90 यह दुनिया के 90% लौंग और इलायची का, लौंग और इलायची का उत्पादन करते हैं। अपने यहाँ पूछ ले, अपने यहाँ कहाँ होती है लौंग इलायची? केरल। मसालों का बगीचा पूरे भारत में और विश्व में कहाँ से जाता है? केरल से जाता है। देखिए, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग पर स्थित, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग पर स्थित, कहाँ? दक्षिण और पश्चिम भाग पर स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर, भाग पर स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर, वर्ष 1821 में, वर्ष 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। फिर से सुन लो। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में
सेंट हेलेना द्वीप पर वर्ष 1821 के समय नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई। हो गया। देखिए सुएज नहर, सुएज नहर आधा सा और वेज सुएज नहर स्पीड में लिखना थोड़ा, आज ही अफ्रीका खत्म हो जाए। यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? भूमध्य और लाल के बीच। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये नहर है। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच से ये पानी निकल रहा है, तो इसे नाम क्या दे दिया? तो ये नहर लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण वर्ष 1869 में हुआ। इसका निर्माण वर्ष 1869 में हुआ था। कब? 1869 और महत्वपूर्ण है। किसके लिए? दो लोगों का जन्म हुआ। अरे गांधी नहीं, पहले बताओ। पहले इनका नाम, बाद में अरे पूरा नाम नहीं लिखते हैं, तो मोहन जी लिख देते हैं। मोहन जी सरोज गांधी जी। इसका निर्माण कब हुआ? वर्ष 1869 में। इस नहर के उत्तरी छोर पर, इस नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद, इस नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज बंदरगाह है। दक्षिणी छोर पर क्या है? पोर्ट सुएज बंदरगाह। उत्तरी छोर पर कौन सा है? पोर्ट सईद। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो उत्तरी छोर पर सईद बंदरगाह है और दक्षिणी छोर पर सुएज बंदरगाह है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक में अंतर बता पाएगा कोई? क्या होता है? प्रजा मतलब कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसमें अंतर क्या है ये बताओ। 1 मिनट का काम है, इसके बाद प्रजा का मतलब क्या होता है? जनता, जिसे डायरेक्ट चुन ले। प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब ये है यहाँ महाराजा आज भी है। लोकतंत्र का मतलब जनता कुछ सदस्यों को चुनेगी, उसमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति। इसमें ये क्या होता है?
आनुवांशिक पद होता है, इसमें आनुवांशिक पद नहीं होता। जो जीतेगा वो बन जाएगा, अरे जो जीत जाएगा वो पद मिल जाएगा उसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी, जवाहर बन गए, बिटिया का बना था, अब राहुल पप्पू भी बन जाए, इसीलिए तो बीजेपी आई है। इसमें क्या है, वंशवाद नहीं चलता है बीजेपी में। वंशवाद का मतलब कि पिताजी राजनीति में है तो अब पुत्र को भी राजनीति में जगह दे दें, सीधे चुनाव लड़वा दें। अरे तुम्हारा कोई अस्तित्व होगा जब तो तुम चुनाव लड़ोगे। कहने का मतलब मोटा भाई के नाम से एक जाने जाते हैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने राजनीति में नहीं डाला अपने लड़के को, बीसीसीआई का अध्यक्ष बनवा दिया। बीसीसीआई का अध्यक्ष मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है। भारत में जितना भी क्रिकेट होता है, महिला का हो पुरुष का हो, उसका हेड किसे बना दिया है, अमित शाह ने अपने लड़के जय शाह को राजनीति से अलग कर दिया ताकि ये वंशवाद ना हो जाए कि बाप भी और बेटा भी। और जब से जय शाह जी बने हैं कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि जब तक पावर नहीं होगी हाथ में आप दूसरे देश में जाके कुछ नहीं कर सकते। अब ये बताओ, एक देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का हेड है, वो कहीं भी चला जाए तो पावर क्या रहेगी उसके पास, गृह मंत्री की, जैसा वो बोल देगा वैसा उन्हें करना पड़ेगा। ये राहुल द्रविड़ हरे रहे हैं तो इनकी क्या चलती तो थी, लेकिन जैसी ये चला रहा है वैसी नहीं चलती, ठीक है। पिछली साल जब ऑस्ट्रेलिया जीती थी तो जश्न मनाया था, तो भारत वालों को नहीं बुलाया। इस बार जब भारत जीती तो देखते ही रहे अपने केबिन से कि भारत वाले बुला लें। ऐसे ही नल्ला पाकिस्तान को किया था कि ट्रॉफी तक नहीं पकड़ने दी उन्हें कि हार गए हो तो एक साथ आ जाओ फोटो सेल्फी हो जाए, क्योंकि उसी समय पहलगाम का हमला हुआ था। इसलिए मैच खेलना अनिवार्य इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरे देशों का दबाव होता है। और ये तो लड़का है अपने, चाहे जब हरा देते हैं कब जीतता है, खेल ले भाई, तेरे मन का हो जाए। क्या है, जैसे 8 टीमें खेल रही, ठीक है, कहने का मतलब 8 टीमें खेल रही तो उनका शेड्यूल बन चुका है। अब आप कहो कि नहीं हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, अब उन्हें फिर से वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, वो मजबूरी हो जाती है खेलने। हाँ, ये हरा दें तो फिर नाक कटेगी। नल्ला पाकिस्तान ने हरा दिया भारत, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, जब भी आते हैं मुंह खा के ही जाते। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रजातांत्रिक गणराज्य जायर सर्वाधिक रूप से जल विद्युत का उत्पादन करता है। सर्वाधिक रूप से किसका उत्पादन, जल विद्युत का उत्पादन करने की संभावित क्षमता रखता है। क्षमता रखता है। कारण क्या है, कौन सी नदी बहती है अफ्रीका में, वहाँ इसका प्रवाह ज्यादा हो जाता है, बांध वगैरह बने हैं। जल विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, जैसे आपने ये खजवा बांध देखा होगा, ठीक है, गेट लगे हैं, ठीक है, यहाँ से पानी 150-200 मीटर तो है ही वो गहरा नीचे, यहाँ से पानी यदि छोड़े यहाँ बिजली बनाने तो नीचे टरबाइन लगा दिए जाते हैं। टरबाइन का मतलब पंखे होते हैं, बेल्ट होता है, ऊपर से ये पानी गिरेगा तो ये रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा और घूमेगा तो बिजली बनेगी। आपने वो मूवी देखी हो थ्री इडियट,
ठीक है, आमिर खान की मूवी, उसमें जब वो चला जाता है वहीं सिक्किम तरफ, ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, वो बल्ब साइकिल से बल्ब जला लेते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे। वहाँ के आविष्कार देखना 3 इडियट्स मूवी में, कैसे कैसे बिजली का आविष्कार साइकिल से भी हो सकता है। आपने देखा होगा किसी मोटरसाइकिल का हॉर्न नहीं जलता है, नहीं बजता है, लाइट भी धीरे हो जाती है। क्या कारण है? बैटरी खराब हो चुकी है, इसलिए हॉर्न नहीं बज रहा है, लाइट बिल्कुल धीरे जल रही। अब लाइट, जब बैटरी खराब होगी अब लाइट जलेगी कैसे? जो पहिया रोटेट कर रहा है उसमें ये टरबाइन लगा दिया जाता है, वहाँ से लाइट बनती रहती है, आपकी गाड़ी की लाइट जलती रहती है, ऐसे ये टरबाइन है। लास्ट पॉइंट और देख लो आज का। इसके साथ ही अफ्रीका में वन क्षेत्र की उपस्थिति, इसके साथ ही अफ्रीका में वन क्षेत्र की स्थिति वन क्षेत्र की स्थिति इसी देश में है, किस देश में? कांगो में। कांगो नहीं लिखवाया, प्रजातांत्रिक गणराज्य, भूल गए? वन क्षेत्र की स्थिति कहाँ है? कांगो में। कारण क्या है? कांगो से जायरे नदी निकलती है, कारण में लिख लो, कांगो से होते हुए जायरे नदी निकलती है, कांगो से होते हुए जायरे नदी, लिख दे जायरे, बड़ा जा छोटा या और एक मत रे, जायरे नदी निकलती है। तो स्टार लगा के पॉइंट लिखना। अब जो लिखवाने वाले हैं वो पेपर में आया है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कौन सी रेखा है? रेखा पूछ रहे हैं। ये मकर रेखा, किसी को बोलते हैं ये नदी पहले नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, तो 1 बार काटा और फिर 2 बार काटा। ये पेपर में आया हुआ है, स्टार लगा लेना है। इसके आगे करेंगे अपन कल की क्लास होगी आपकी सीधे ऑनलाइन, घर पर बैठ के देख लेना। आज जाना है निमंत्रण और कल सुबह आने का। मैथ वाले आ जाएंगे तो लगा लेंगे, नहीं तो 1-1.5 घंटे की क्लास या तो साइंस की होगी या फिर